To episode 2 of our Polity MCQ Marathon, 100 plus high quality questions to turbocharge your UPPSC and other exam preparation. Get ready to revise smart and solve faster and stay ahead. So, starting with first MCQ. First MCQ question is asking about minimum age of required to contest election of vice president. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए कंटेस्ट करने के लिए? तो वो होनी चाहिए 35 ईयर्स। मिनिमम एज क्राइटेरिया है ये। ए कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसका मेंबर होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन क्वेश्चन के अंदर ही एक क्वेश्चन है। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ विच हाउस? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो कैंडिडेट इलेक्ट कर रहा है वो किसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए? वो क्वालिफाइड होना चाहिए राज्यसभा के लिए। कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं? तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है इस केस में। So these all MCQs are from UPPSC perspective and also relevant for other state exams, SSC and UPSC. Next MCQ is how many proposals are required to nominate a candidate for vice president? Vice president के लिए कितने लोगों को propose करना पड़ता है nomination के लिए? तो इसका आंसर है 20 लोग proposer होने चाहिए और 20 ही seconder होने चाहिए। सेकेंडर्स भी पूछ लिया नेक्स्ट एमसीक्यू में, सेकेंडर्स कितने होने चाहिए नॉमिनेशन के लिए? वो भी 20 होने चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, who among the following is not considered to be holding an office of profit? मतलब जो कंडीशन होती हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, नॉमिनेशन के लिए, उसकी क्राइटेरिया होता है। कुछ क्राइटेरिया कितना होता है? 35 एज होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन नेचुरल वे से भी हो सकता है, बाई बर्थ भी हो सकता है। तो मतलब किसी भी तरीके से बस सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। तो इसमें से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे क्वेश्चन पूछ लिया है, किसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कंसीडर किया जाएगा? आईएएस ऑफिसर रहोगे तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, गवर्नर रहोगे तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं आएगी। गवर्नर, मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वो सॉरी वाइस प्रेसिडेंट के तो लड़ ही रहा है ना, मतलब जो ये मिनिस्ट्रियल टाइप की पोस्ट रहती है इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कंसीडर किया जाता है। बाकी एक म्युनिसिपल कमिश्नर, जैसे ये भी एक जॉब है। चेयरमैन ऑफ पीएसयू ये भी एक जॉब है। आईएएस ऑफिसर ये भी एक जॉब है। तो ओनली मिनिस्ट्रियल टाइप की जो पोस्ट होगी उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं कंसिडर किया जाता है। तो बी विल बी द आंसर। कैन ए सिटिंग यूनियन मिनिस्टर कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? यस, मैं अभी बताया था आपको कि मिनिस्टर टाइप की कोई भी पोस्ट होगी उसको एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की तरह कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आंसर विल बी यस, ही कैन कंटेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट के लिए इनमें से क्वालिफिकेशन क्या नहीं है? सिटीजन होना चाहिए, सही बात है। मेंबर ऑफ, मस्ट बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, मस्ट नहीं होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। मैंने बोला था पहले ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉट मैंडेटरी टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो दिस आंसर विल बी बी। 35 होना ही चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मस्ट भी मेंबर नहीं होना चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए मेंबर बनने के लिए राज्यसभा का। उस पर क्वालिफिकेशन ओनली नीड टू बी क्वालिफाइड टू बिकम इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, नॉट ए सिटिंग मेंबर। ए कैंडिडेट होल्डिंग ए पोस्ट इन लोकल अथॉरिटी इज, किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है मेंबर, तो वो इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है नहीं कर सकता? मतलब इलेक्ट कर सकते नहीं कर सकते उसको? तो वो डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो लोकल अथॉरिटी के अंदर कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, मतलब लोकल लेवल पे कोई जॉब है उसके पास, तो उसको डिस्क्वालीफाइड कंसीडर किया जाएगा इलेक्शन इलेक्ट करने से पहले। नेक्स्ट एमसीक्यू इज हु कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? कौन कंडक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो होते हैं, एमपी एमएलए के इलेक्शन होते हैं, वो कंडक्ट कराता है। ये कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पीसा एक्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके। पीसा एक्ट आपको पता ही है, एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया में जो पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट का एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। तो इसमें क्या होता है, इसमें से अंडर द पीसा एक्ट रिजर्वेशन ऑफ सीट इन शेड्यूल एरिया पंचायत मस्ट बी। पीसा एक्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है जो इस एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या होता है, इक्वल फॉर ऑल कम्युनिटी। जो रिजर्वेशन होता है सबके लिए बराबर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। लिटरेसी रेट पे डिपेंड करता है? ये ऐसा भी नहीं होता। इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, मतलब बाकी सबके लिए
जैसे बाकी सब स्टेट मतलब बाकी सब एरियाज के अंदर होता है प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होता है, बट एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे ये है कि एसटी जो लोग होते हैं ना, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन हमें 50% होता है। पीसा एक्ट के अंदर जो अ, पंचायती राज लेवल पे डिवोल्यूशन किया होगा पावर का, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, तो उन शेड्यूल एरिया में जो भी शेड्यूल ट्राइब होंगी उनके लिए रिजर्वेशन 50% होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की। 50% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। जैसे पॉपुलेशन बेस्ड होता है बाय अदर पॉपुलेशन के लिए, बाकी जो मैंडेटरी होता है नॉट लेस देन 50% फॉर शेड्यूल ट्राइब पंचायत एंड शेड्यूल एरिया। पीसा एक्ट के अंदर व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीट इन पंचायत एंड शेड्यूल एरिया मस्ट बी फॉर शेड्यूल ट्राइब। वही क्वेश्चन दोबारा से, 50% शेड्यूल ट्राइब के लिए बुक होता ही होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, पीसा एक्ट के अकॉर्डिंग हु शुड ऑक्यूपाई द सीट ऑफ चेयरपर्सन पंचायत एट ऑल लेवल। जो चेयरपर्सन रहते हैं पंचायत पे सारे लेवल्स पे, तीनों लेवल्स पे शेड्यूल एरियाज के अंदर जो पोस्ट को कौन ऑक्यूपाई करेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक और जैसे 50% रिजर्वेशन होता है ना उनके लिए मिनिमम, उसी तरीके से सारे मेंबर चेयरपर्सन होते हैं सारे लेवल्स के, तीनों लेवल के, वो शेड्यूल ट्राइब से ही होने चाहिए बस। किससे होने चाहिए? शेड्यूल ट्राइब से होने चाहिए। ये भी मतलब ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसा एक्ट मतलब एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पीआरआई का एक्सटेंशन टू पीसा शेड्यूल एरियाज। तो उसमें क्या है कि उसमें 50% रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स होना चाहिए, मिनिमम पोस्ट 50% के लिए बुक होनी चाहिए, और इसके अलग सारे चेयरपर्सन शुड बी फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी ओनली। दो एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट। भारत रत्न अवार्ड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है। भारत रत्न अवार्ड से रिलेटेड, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? भारत रत्न में कैन ओनली बी अवार्डेड टू इंडियन सिटीजन, ये गलत है। ओनली नहीं, किसी को भी दिया जा सकता है भारत रत्न। इंडियन सिटीजन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है। कैश रिवॉर्ड होता है? कैश रिवॉर्ड होता ही नहीं है, इसमें कोई कैश रिवॉर्ड नहीं होता, इसमें मेडल होता है और एक सनद होती है, और कुछ नहीं होता। इट कैन नॉट बी यूज ए टाइटल अंडर आर्टिकल 18 वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, कोई भी किसी तरीके का अवार्ड आर्टिकल 18 रोकता है किसी भी तरीके का अवार्ड को सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में यूज करने से। हम किसी को ऐसे नहीं बोलते भारत रत्न अवार्डी सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न अवार्डी दिस पर्सन। सो इट कांट बी यूज एज सफिक्स और प्रीफिक्स। तो यही क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बात कर रहा था। तो ये थर्ड स्टेटमेंट ओनली सही है, बाकी दो गलत है। ये किसी को भी दिया जा सकता है और इसमें कोई कैसे अवार्ड नहीं होता। तो आंसर विल बी। हु रिकमेंड, कौन रिकमेंड करता है भारत रत्न अवार्ड के नेम्स को? भारत रत्न के नेम्स को रिकमेंड करता है प्राइम मिनिस्टर, नेम नॉमिनेशन करता है टू प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट उनको अवार्ड देता है। भारत रत्न का इंस्टीट्यूशन मतलब ये अवार्ड कब से स्टार्ट हुए थे? ये 1954 से स्टार्ट हुए थे। इनमें से किसको नॉट गिवन द भारत रत्न रिसिपेंट, क्या नहीं दिया जाता? सनद दी जाती है, सही बात है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। गोल्ड का मेडल दिया जाता है, मेडल भी दिया जाता है। मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता। मैं आपको पहले ही बताया था, इसमें किसी तरीके का फंड नहीं दिया जाता, मतलब किसी तरीके की पैसे की ग्रांट नहीं दी जाती, और रिकॉग्नाइज किया जाता है गैजेट में इसको। तीनों सही है, बाकी मॉनेटरी ग्रांट वाला ऑप्शन होगा, नहीं दिया जाता वो। प्राइम मिनिस्टर हु द प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस आर्टिकल के अंदर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 75 के अंदर। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 75। एज पर आर्टिकल 75 हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है एक प्रोसीजर जो गाइड करेगी फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ मेंशन नहीं है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। ये ऐसा मतलब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर मेंशन नहीं है ये। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा द प्रेसिडेंट, मतलब किसी भी पार्टी की क्लियर मेजोरिटी नहीं है, मतलब इलेक्शन हो चुके हैं, कोई भी पार्टी मेजोरिटी के साथ नहीं आई है, मतलब ना तो सिंगल हैंडेडली और ना ही किसी अलायंस के तौर पे, मतलब प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस जो बनती है उसके बाद भी किसी पार्टी की कोई मेजोरिटी नहीं है। तो इस केस में क्या करता है, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है। डिसॉल्व द लोकसभा नहीं, अपॉइंट द लीडर ऑफ लोकसभा नहीं, यूज पर्सनल डिस्क्रिशन टू अपॉइंट द पीएम। अपना खुद का डिस्क्रिशन यूज करेंगे पीएम को अपॉइंट करने में, फिर बाद में उनसे बोलेंगे कि फ्लोर पे अपनी स्ट्रेंथ
दिखाओ। कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मतलब वो स्ट्रेंथ दिखाने का एक अपना, तुम्हारा स्ट्रेंथ है उसको प्रूव करो। अपॉइंट कर देते हैं अपने पर्सनल डिस्कशन बेस पे। तो दिस इज द आंसर। इफ द पीएम इन द ऑफिस डाइज सडनली, मतलब पीएम है जो अभी वो सडनली डाई हो जाते हैं, देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, द प्रेसिडेंट क्या करता है? इस केस में भी पीएम अपना सॉरी प्रेसिडेंट अपना खुद का डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं नेक्स्ट पीएम को अपॉइंट करने में। एक तो क्या होगा, या तो वो उनका डेथ हो जाए, या फिर किसी की मेजोरिटी नहीं आई है। ये दो केस हो गए। एक और कोई केस आएगा इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज पर्सनल डिसीजन अपॉइंटिंग द पीएम? इनमें से किसमें वो पर्सनल डिसीजन यूज कर सकता है? हंग पार्लियामेंट का केस हो, किसी के पास मेजोरिटी नहीं हो, अभी हमने डिस्कस किया था, ये सही बात है। डेथ ऑफ स्टिंग पीएम विदाउट सक्सेसर, ये सही बात है। नो प्री एंड पोस्ट पोल अलायंस मेजोरिटी, ये भी सही बात है। तो सारे ऑप्शन सही हैं। ये तीन केस हैं, हंग पार्लियामेंट होगा, कोई मेजोरिटी नहीं आई है, पोस्ट प्री पोल अलायंस भी किसी की मेजोरिटी नहीं है, और किसी स्टिंग पीएम की डेथ हो चुकी है। हु इज यूजुअली अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर इन हंग पार्लियामेंट? किसको अपॉइंट किया जा सकता है? मतलब जनरली जो कन्वेंशन है वो किसको अपॉइंट किया जाता है जनरल, मतलब प्रेसिडेंट भी ऐसा नहीं करेंगे कि अगर हंग पार्लियामेंट का केस हो गया कि भाई कोई किसी की मेजोरिटी नहीं है, वो किसी को भी जाके अपॉइंट कर देंगे प्राइम मिनिस्टर। वो क्या जनरली वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी और कोई कोalition बनी हुई है, फिर भी वो मतलब मेजोरिटी नहीं है, बट फिर भी जो सबसे ज्यादा जिसके पास मतलब मेंबर्स हैं पार्टी के, उनको ही ये लीडर की तरह अपॉइंट करते हैं। फिर बाद में उनको अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करनी होती है फ्लोर पे। आफ्टर अपॉइंटिंग पीएम इन हंग हाउस द प्रेसिडेंट आस्क हिम, क्या मतलब क्या पूछते हैं? वही विन ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर। ये भी याद रखना, टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है कि एक महीने के अंदर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है, तभी उनका जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है तभी उनकी गवर्नमेंट चलने वाली है। एक महीने के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको जीत के ही लाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट्स डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग ए प्राइम मिनिस्टर लिमिटेड व्हेन, कब लिमिटेड होता है, मतलब अपना डिस्क्रिशन कब यूज नहीं कर सकते? जब लोकसभा डिसॉल्व होगी, देयर इज मेजोरिटी, जब मेजोरिटी पार्टी रहेगी तब वो कर ही नहीं सकते। मेजोरिटी मतलब उसके पास स्ट्रेंथ है, तो तुम किसी को भी ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। इलेक्शन के थ्रू वो इलेक्ट होके आए हैं, उनके पास मेजोरिटी है जिसके थ्रू उनको फर्दर प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्राइम मिनिस्टर काउंसिल को अपॉइंट किया जा सकता है। तो मेजोरिटी होगी जब उसमें डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकते। When can president not exercise discretion in appointing the prime minister? इस नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, कब एक्सरसाइज नहीं कर सकते? नो मेजोरिटी इन लोकसभा कर सकते हैं, सडन डेथ कर सकते हैं, पोस्ट पोल अलायंस फेल्स कर सकते हैं, व्हेन ए पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी, जब मेजोरिटी होगी तब यूज नहीं कर सकते। Which of the following can be represented in a municipality if their constitution lies wholly and partly of the municipal area? एक म्युनिसिपैलिटी के अंदर किसको रिप्रेजेंटेशन मिलता है जब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्टली रूप से मतलब थोड़ी या कंप्लीटली रूप से म्युनिसिपल एरिया के अंदर लाई करेगी? मतलब जो म्युनिसिपल एरिया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ रहा है, या तो थोड़ा सा आ रहा है या पूरा आ रहा है, तो किनको उनकी मेंबरशिप मिलती है, क्यों रिप्रेजेंट किया जा सकता है उनको? तो ये किया जाता है एमपीज और एमएलए को, जो इलेक्ट होके आए हैं, एमपीज एंड एमएलए, मतलब इलेक्ट नॉमिनेट होंगे तो भी चलेगा, बट जो एमपीज और एमएलए होते हैं ना, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है बेस्ड ऑन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आ रहा है एरिया, या तो कंप्लीट रूप से या पार्टली रूप से। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे आएगा, म्युनिसिपैलिटी के मेंबर्स रिप्रेजेंट किया जा सकता है इफ दे आर रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द म्युनिसिपल एरिया। किसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जब वो एज ए वोटर रजिस्टर होंगे उस म्युनिसिपल एरिया के अंदर? उस केस में मिलेगा जो ये राज्यसभा वाले होते हैं, राज्यसभा और स्टेट काउंसिल वाले और राज्यसभा वालों को तब मिलेगा जब वो वोटर की तरह एरिया म्युनिसिपल एरिया के अंदर रजिस्टर रहेंगे। और बाकी जो अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है वो एरिया पार्टली रूप से कंप्लीट रूप से, तब एमपी और एमएलए को मिलेगा रिप्रेजेंटेशन। अब फिर से वही क्वेश्चन, एमपी और एमएलए के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट का क्या करेक्ट है? वही अगर ऑन म्युनिसिपल एरिया तो ओवरलैप करेगा उनका एरिया तो। आर्टिकल 217 कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट अपॉइंट हाई कोर्ट जज आफ्टर कंसल्टिंग, किसके साथ कंसल्ट करना पड़ता है हाई कोर्ट जज को अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट को? आर्टिकल मतलब सबसे पहले तो आर्टिकल 217 के अंदर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जा सकता है। और प्रेसिडेंट इस केस में किसके साथ कंसल्ट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करेगा, सही बात है। गवर्नर और कंसर्न स्टेट के साथ बात करेगा, सही बात है। चीफ जस्टिस और कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, तीनों तीनों के साथ मतलब सबसे पहले चीफ जस्टिस तो अपने हो ही गए,
उसके बाद अपना चीफ जस्टिस तो हाई कोर्ट भी हो गया, अगर हाई कोर्ट के अदर जज का अपॉइंटमेंट करना है, और गवर्नर भी स्टेट का हो गया। तो तीनों क्वेश्चन सही है, 1 2 3 इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सॉरी। हु हैज द अथॉरिटी टू रिमूव ए जज ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने की अथॉरिटी किनके पास है? ये है भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अपॉइंट भी यही करते हैं और रिमूव भी यही करते हैं। ट्रिब्यूनल्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। वर ट्रिब्यूनल पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था ओरिजिनल, तब ट्रिब्यूनल के पार्ट थे नहीं थे? नहीं थे। तो नहीं थे, तो इनको कब इंट्रोड्यूस किया गया उसके अंदर? इनको किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में, पार्ट 14 ए में, और जिसमें दो ही आर्टिकल हैं, 323 ए, 323 बी। ए क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और बी अदर पर्पज से रिलेटेड। टू अपील्स अगेंस्ट ट्रिब्यूनल डिसीजन लाई ओनली अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट? जो ट्रिब्यूनल्स का कोई डिसीजन निकला, तो उनके अगेंस्ट जो अपील जा सकती है, ओनली सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है? नहीं भाई, ऐसे नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो किस एक्ट के अंदर बना है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अंदर बना है, तो क्या होगा, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। बट अगर वो अदर स्टैट्यूट के अंदर बना है, स्टेट लेवल के स्टैट्यूट के अंदर बना है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। और इससे रिलेटेड एक केस भी है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू हम बात करेंगे इस अगले उसमें। चंद्रा कुमार केस, इसमें क्या रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की? इसमें बोला था कि जो हाई कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ना, उसको डिमिनिश नहीं करना है। तो जो ट्रिब्यूनल से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, आप हाई कोर्ट भी जाओगे पहले अपील के लिए। इट डिक्लेयर्स दैट जुडिशियल रिव्यू बाय हाई कोर्ट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। चंद्र कुमार केस 97, हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू पावर, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या किया जाता है कि जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 220 बाय सुप्रीम कोर्ट एंड 30 इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मेंशन किया गया। कैन ए गवर्नर होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 ईयर? हाँ, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? यस अंटिल ए सक्सेसर अज्यूम चार्ज, मतलब गैप क्रिएट नहीं करने देना। अगर इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, नेक्स्ट गवर्नर अपॉइंट नहीं हो पा रहा है, तो वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। ऐसा नहीं कि 5 साल हो गए तो उनको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। विच टू लैंड मास आर, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू में इसमें डाल दिया, थोड़ा प्रेशर अप हो जाए, कंटिन्यू आपका पॉलिटी पॉलिटी पढ़ते जाओगे तो थोड़ा उसमें भी परेशान हो जाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम्स में काफी टाइम आए हुए हैं, तो फास्ट फॉरवर्ड में इसको कवर अप कर लेंगे हम। विच टू लैंडमार्क आर सेपरेट? 8 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, बस डायरेक्टली ये पूछ रहा है। 8 डिग्री चैनल करता है जो मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव है ना, उनको सेपरेट करता है। इसके बाद, और 8 डिग्री नॉर्थ, ये भी याद रखना है, नॉर्थ लैटिट्यूड पे। इसके बाद 9 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? ये सेपरेट करता है 8 के बाद ऊपर मिनिकॉय आइलैंड, और जो मेन लक्षद्वीप का आइलैंड है ना, उसको सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अपना, ये करता है लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करेगा। इसके बाद डंकन पाजी से रिलेटेड भी है, ये रोटलैंड, रोटलैंड आइलैंड को कौन सेपरेट करता है लिटिल अंडमान से? रोटलैंड आइलैंड को नॉर्थ मिडिल साउथ, साउथ अंडमान भी बोलते हैं। तो ये 10 डिग्री चैनल के थ्रू सेपरेट होता है। 4 चैनल आपको हमेशा याद रखो। रोटलैंड आइलैंड किस पे है? ग्रेट अंडमान पे। और लिटिल अंडमान को सेपरेट किया, ग्रेट अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार। ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो होगी वो डंकन पैसेज होगी। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच जो होगी 10 डिग्री चैनल होगा। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव्स को, और मिनिकॉय को मेनलैंड लक्षद्वीप से सेपरेट करने के लिए 9 डिग्री चैनल। ऑन व्हाट ग्राउंड प्रेसिडेंट बी इम्पीच? जो इम्पीचमेंट वर्ड यूज किया गया ना कॉन्स्टिट्यूशन, बस ओनली प्रेसिडेंट के केस में यूज किया है, आपको ये भी याद रखना है। कहीं भी किसी से रिलेटेड इम्पीचमेंट नहीं है, इम्पीचमेंट कैन प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्पीचमेंट वर्ड का यूज किया, बाकी जगह रिमूवल वर्ड यूज होता है। तो किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है? ओनली ग्राउंड क्या है इसके? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेलियर टू विन मेजोरिटी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट है, ये आपको सिलेक्ट करना है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट करेंगे ना, वायलेशन करेंगे, तो ही यही ग्राउंड मेंशन है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए।
आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट होता है, ये भी आपको याद रखना। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किया जाता है आर्टिकल 61 के अंदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इम्पीचमेंट चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी, कौन इनिशिएट करता है जो चार्ज, मतलब इम्पीच करने के लिए प्रोसेस कौन स्टार्ट करता है? कोई भी हाउस कर सकता है, पार्लियामेंट का कोई सा भी हाउस। प्रेसिडेंट के सिलेक्शन में जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ, मतलब एमएलएज होते हैं, तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट इम्पीचमेंट में ओनली पार्लियामेंट के मेंबर, नॉमिनेटेड भी प्लस में इलेक्टेड भी, तो इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट। तो नोटिस कितने दिन का देना पड़ता है इम्पीचमेंट प्रोसेस रेजोल्यूशन से? 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट के केस में। टू इनिशिएट इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, प्रपोजल कितने लोगों से साइन किया होना चाहिए? वो होना चाहिए मिनिमम 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, वो एक चौथाई लोग साइन करके भेजें, उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होगा। व्हाट टाइप ऑफ मेजोरिटी रिक्वायर्ड इन ईच हाउस टू पार्लियामेंट टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, किस टाइप की मेजोरिटी चाहिए होती है? ये चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस चाहिए होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, किस तरीके, मतलब इम्पीच कौन कर रहा है, वोटिंग कहाँ पे हो रही है? पार्लियामेंट के अंदर होती है, वो था ना जुडिशरी है। जुडिशरी नहीं है तो किस तरीके की इम्पीचमेंट है? क्वासाई जुडिशियल प्रोसीजर बोलते हैं इसको। वे वूज कंसोलिडेटेड फंड बियर सैलरी एंड पेंशन, जो हाई कोर्ट के जज है उनकी सैलरी कहाँ से आती है और पेंशन कहाँ से आती है? सैलरी तो आती है भाई जिस स्टेट में वो सर्व कर रहा होगा, बट जब रिटायर हो जाते हैं तो उनकी पेंशन आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये दो आपको याद रखना चाहिए, सैलरी कौन देगा? स्टेट देगा जब तक जहाँ सर्व कर रहा है, बट जब रिटायर हो जाएगा ना तो उसकी पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी। ये काफी कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन, मतलब मैंने तो यहाँ पे दोनों को एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन को लाया हूँ, बट अलग अलग आता है, ऐसे आ जाएगा पेपर में बस कि सैलरी कौन देता है हाई कोर्ट जजेस को? वो देता है स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड, बट उनको पेंशन कौन देता है? वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देता है। हु हैज अथॉरिटी टू डिटरमाइन द सैलरी अनाउंस अलाउंस, किसके पास अथॉरिटी है, कौन डिटरमाइन करता है? ये सेंटर से गवर्न होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, तो इनकी सैलरी और अलाउंस को डिटरमाइन करने की अथॉरिटी किसके पास है? वो दिया कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट को। और इसमें एक साथ एक और लाइन बोली है कि अनटिल अनलेस कोई लॉ बनाए वो, तब तक सेकंड शेड्यूल के अंदर जो भी है उसके अकॉर्डिंग की सैलरी आएगी, तो पार्लियामेंट के पास पावर है अनटिल अनलेस, तब वो कोई लॉ बनाए तब तक ये सेकंड शेड्यूल से ड्राइव हो। हु फिक्स द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होता है उसकी डेट कौन फिक्स करता है? ये फिक्स करते हैं अपने ये स्पीकर, स्पीकर फिक्स करते हैं। और एक बात और, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, ये डिप्टी स्पीकर सबऑर्डिनेट होते हैं स्पीकर के या बराबर होते हैं? बराबर होते हैं। और इसका आपको एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट एमसीक्यू में दूंगा। हु एडमिनिस्टर ओथ अफर्मेशन टू स्पीकर और डिप्टी, कौन ओथ दिलाता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को? कोई भी नहीं दिलाता भाई। क्यों नहीं दिलाता? क्योंकि ऑलरेडी एमपीज हैं, तो एमपीज को ऑलरेडी ओथ दिला दी जा चुकी होती है, तो इनको दोबारा ओथ लेने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी ना आर्टिकल 99 के अंदर ये ओथ ले चुके होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रू रिगार्डिंग डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कुछ कौन सी स्टेटमेंट में से सही है? डिप्टी स्पीकर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू, डिप्टी स्पीकर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है हाउस को, स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं है, ये आ गया एक वन लाइनर एमसीक्यू। सबऑर्डिनेट नहीं होते, इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि ये भी एक एमपी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेजेस इंजॉय, किस तरह की प्रिविलेज इंजॉय की जाती है डिप्टी स्पीकर के द्वारा लोकसभा के? एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर मेंशन है ये, कि डिप्टी स्पीकर जिस भी कमेटी का मेंबर होगा ना, इवन इफ स्पीकर इज देयर, ही विल बी ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन। ये इसका एक प्रिविलेज इंजॉय करता है डिप्टी स्पीकर, ही ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कमेटी ही इज अपॉइंटेड। 11th लोकसभा के बाद क्या कन्वेंशन फॉलो किया जाता है? क्या फॉलो किया जाता है कि स्पीकर जो होगा वो पार्टी का होगा और डिप्टी स्पीकर होगा अपोजिशन का होगा। ये कन्वेंशन 11th लोकसभा के बाद इसको चालू किया गया है। अर्बन लोकल बॉडी से किस, which फॉलो द बॉडी क्रिएटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया, मतलब वहां पे म्युनिसिपैलिटी बनने का क्राइटेरिया नहीं है। इंटायरली नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी भी नहीं है और इलेक्टेड भी नहीं है। तो किस तरह की बॉडी की बात कर रहे हैं, मतलब वो
उसके पास क्राइटेरिया को पास नहीं कर रहा म्यूनसिपैलिटी बनने के, फिर भी उसको म्यूनसिपैलिटी एरिया में अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। और उसके अंदर सब 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 नॉमिनेट किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की साइड से, ना स्टैट्यूटरी है ना इलेक्टेड बॉडी है, ये नोटिफाइड एरिया कमेटी है। इसके दो क्राइटेरिया होते हैं। फॉलोइंग किस तरह के टाउन के लिए बनी जाती है? या तो फास्ट डेवलपिंग टाउन हो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, या डू नॉट मीट द म्यूनसिपैलिटी क्राइटेरिया। दो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तब उसको नोटिफाइड एरिया कमेटी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाएगा। नॉमिनेशन होंगे कंप्लीटली फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट साइड। इंपोर्टेंट कंसीडर किया जाता है ना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? स्टेट लेजिस्लेचर को जो प्रिविलेज मिलते हैं वो किस आर्टिकल के अंदर है? ये भाई आर्टिकल 194 के अंदर, स्टेट से रिलेटेड। अगर सेंटर से रिलेटेड होता तो 105 के अंदर होते। इसके अंदर क्या प्रिविलेज है? दीज जो प्रिविलेज है इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लेजिस्लेशन, एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग, एनीथिंग सेड और डन कोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शन। बोलने की फ्रीडम है और किसी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट भी एक तरीके की फ्रीडम है। अब इसके बाद बात करेंगे सिविल केसेस में किस में फ्रीडम है, क्रिमिनल में किस में, कलेक्टिव के किस तरीके की फ्रीडम होती है, और इंडिविजुअल फ्रीडम क्या होती है। तो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेट लेजिस्लेचर को कौन सी प्रिविलेज मिलती है उससे रिलेटेड कौन सी करेक्ट है? ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर कैन बी अरेस्टेड ड्यूरिंग प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन, गलत है। सिविल और क्रिमिनल लीगल वेज कैन बी सर्व्ड इनसाइड हाउस एनी टाइम, ये भी गलत है। अनटिल अनलेस जो वो डिसाइड करते हैं इसके जो चीफ होते हैं, जैसे स्पीकर हो गया, उधर डिप्टी चेयरमैन हो गया। नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विद इन द हाउस विदाउट प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन के बिना किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिविजुअल प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर इज करेक्ट? दे कैन नॉट बी अरेस्ट, इंडिविजुअल प्रिविलेज के बारे में बात करें, दे कैन बी अरेस्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस ड्यूरिंग द सेशन। सेशन के अंदर वो किसी भी सर्कमस्टेंस में अरेस्ट नहीं किया जाता। क्रिमिनल केस में अरेस्ट किया जा सकता है बट सिविल केस में नहीं किया जाता। दे कैन नॉट बी अरेस्टेड इन क्रिमिनल केस ड्यूरिंग सेशन, किया जा सकता है। दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम अरेस्ट इन सिविल केसेस ड्यूरिंग सेशन, 40 दिन पहले 40 दिन बाद में, ये सही है। सिविल केसेस में इंडिविजुअल जो प्रिविलेज उनको दी गई सिविल केसेस में दी गई है कि ना उनको 40 दिन पहले ना 40 दिन बाद ना ड्यूरिंग द सेशन अरेस्ट किया जाता, बट क्रिमिनल केस में किया जा सकता है भाई। लीगल प्रोटेक्शन फॉर अवेलेबल मेंबर ड्यूरिंग द सेशन कौन सी प्रोटेक्शन है? कौन सी प्रोटेक्शन प्राइवेट है? क्रिमिनल केस में इम्यूनिटी नहीं, एग्जाम्पशन प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं। प्रिवेंटिव डिटेंशन में कर सकते हैं, इंडिविजुअल जो प्रिविलेज होती है उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन, और क्रिमिनल केस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है। सिविल केसेस के अंदर एग्जाम्पशन है बस, ये आपको याद रखना है। 40 दिन पहले 40 दिन बाद और सेशन के दौरान। और ऑलरेडी मेंशन दिस डज नॉट अप्लाई टू क्रिमिनल एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। व्हाट काइंड ऑफ लीगल प्रोटेक्शन डज स्टेट लेजिस्लेचर एंजॉय रिगार्डिंग स्पीच मेड ड्यूरिंग प्रोसीडिंग? जो भी कोई स्पीच वो देते हैं तो उसके अंदर उनको क्या मतलब प्रिविलेज मिलता है? नो लीगल एक्शन फॉर एनीथिंग सेड इन द हाउस, कोई तरह की लीगल एक्शन नहीं होगा उनके against। व्हाट इज ट्रू अबाउट जूरी और विटनेस ऑब्लिगेशन स्टेट लेजिस्लेचर पे? जब वो सेशन में होगा ना तो वो एग्जेम्प्ट होते हैं अपीयरिंग विटनेस ड्यूरिंग द कोर्ट सेशन। मतलब अगर उनको कोर्ट में बुलाया जाता है किसी विटनेस के रूप में तो वो एबसेंट हो सकते हैं, वहां से एग्जाम्प्ट किया जा सकता है उनको। समरी चार्ट यही है इससे रिलेटेड कि इंडिविजुअल केस में ओनली सिविल केसेस में सेशन के 40 दिन पहले 40 दिन बाद, बट क्रिमिनल केसेस और प्रिवेंटिव डिटेंशन केस में उनके अगेंस्ट अलाउड है। कलेक्टिव केस में अंटिल हाउस परमिस, दोनों केस में सिविल में भी और क्रिमिनल में। तो ये टेबल भी मैंने इसमें मेंशन किया, और इसकी साथ साथ इससे रिलेटेड पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके फिर से रिवाइज कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से फॉर अपकमिंग यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन और अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो मतलब ये कंप्लीट, मतलब ऐसा नहीं है कि यूपी पीसीएस के लिए ये मेरा लेक्चर, ये अदर एप एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पे वन लाइनर रखा है, थोड़ा थोड़ा उनके एक्सप्लेनेशन भी किया है, क्योंकि डेप्थ में जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो दिस वाज द सेकंड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज, कंप्लीट कवरेज ऑफ पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज। तो थोड़ा प्यार दिखाइएगा मेरे वीडियो के लिए, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही डेली बेसिस पे इस तरीके के सेशंस के लिए। थैंक यू ऑल।